गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं गौतम आनंद आप सबका स्वागत करता हूं। जुड़ जाएं सभी लोग। प्रशांत सिंह, नितिका, माधुरी, निराला, सचिन वर्मा, खुश रहिए, मस्त रहिए सभी लोग। पूजा, राहुल जोशी, मंटी, कीर्ति, लक्की, सचिन, सभी का स्वागत है। भारती, साकेत सिंह, आइए, लक्ष्यवीर, हर्षद त्रिपाठी, स्वागत है आप सबका। हाँ, नमस्ते। आइए करिश्मा, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएं। आज से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पेपर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। समाजशास्त्र पेपर 2 पेपर का एग्जाम होता है, आप सबको इतना तो पता होगा कि 500 मार्क्स है। 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 जो है वो भारतीय समाज से संबंधित है। वह बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, तो नए बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, थोड़ा बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोग थोड़ा सिलेबस और थोड़ा बेसिक किताबों पर भी चर्चा करेंगे, है ना। जुड़ जाएं सभी लोग। राजू कुमार, पूजा, अनुदेवी, हर्षद त्रिपाठी, सबका स्वागत है। जुड़ जाएं, फटाफट स्टार्ट करें फिर हम लोग। तो जो हमारा ऑप्शनल का स्कीम है ना, उस स्कीम के अंतर्गत पेपर 1 और पेपर 2 नहीं। राजू, मेरी क्लास इवनिंग में ही होगी, है ना। मेरे साथ समय की थोड़ी दिक्कत है, तो जो आपकी टाइमिंग है वो मेरी टाइमिंग 6:30 से 8:30 रहेगी, है ना। आइए नितिका, गुड इवनिंग। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट। जो बच्चे इसमें ऑप्शनल ले रहे हैं, कहीं से उनको कोई परेशानी, पेपर 2 में इसलिए स्टार्ट भी कर रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर 2 जो है रिलेटिवली आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं अभी सिलेबस आपको दिखाऊंगा तो इसमें आपको लग जाएगा कि आप ये सभी पार्ट जो है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, जीएस पेपर 1 में, पेपर 2 में सामाजिक न्याय, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इवन पेपर 4 एथिक्स में भी आप ये सब पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही रोचक है। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो इसमें नया जहां अवधारणाएं हैं, सिद्धांत बहुत ही कम है। बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में आपका सामान्य परिचय है। हो सकता है कि वह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं हो, लेकिन एक आम राय, जैसे मान लीजिए परिवार है, विवाह है, जाति है, धर्म है, नातेदारी है, इन सब के बारे में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको जानकारी कक्षा में आने से पूर्व से है। इसलिए पेपर 2 बहुत ही आसान होता है। आइए संजू, हिमानी, शर्मा, नितिका, जुड़ जाएं सभी लोग। तो पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले सिलेबस देख लें हम लोग, है ना। और फिर उसके बाद क्या क्या इसमें आप बेसिक किताबें रखेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे। आइए रवीना, स्वागत है आपका। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सूचना ये है कि जो आपका ये मेरा जो ऑप्शनल का प्रोग्राम चलता है, इसमें लगभग 99% जो क्लासेस हैं वो लाइव होती है। कभी कभार इमरजेंसी हो जाए, कुछ तबीयत खराब है, उसके वजह से एक आधा क्लासेस रिकॉर्डेड जो है प्रोवाइड करते हैं। आपके डाउट सेशन होंगे इसी में। प्रीवियस ईयर जो मैं पढ़ाता हूं उसमें सारे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से अब तक पिछले 30 सालों में क्या पूछे गए आपके सामने रहेगा, हर टॉपिक से। क्लास में हम लोग क्लास नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि लिखने का समय आपका बच जाए और वो समय हम डिस्कशन में जो है कंज्यूम करें, ताकि जो यूपीएससी का पैटर्न है, हर साल आप देख रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। हालांकि सोशियोलॉजी में पिछले 2 साल से बहुत ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप सभी जानते हो। तो हो सकता है कि कमिंग ईयर में आपको क्वेश्चन जो है थोड़े टफ भी दिख सकते हैं। और ऑप्शनल जो है वो गहराई की मांग करता है। जीएस में सतही ज्ञान पर भी आप स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको किसी भी विषय की थोड़ी गहन जानकारी चाहिए। इसलिए जब भी आप वैकल्पिक विषय, किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन करें, पढ़ें, तो थोड़ी गंभीरता की यहां डिमांड है
इसलिए क्लास में जो क्लास नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिखने का काम जहां अपडेशन होगा, जहां नई घटनाएं हैं, जहां पर लगेगा कि कुछ चीजें ऐड करनी है, वहां पर ऐड करेंगे। नोट्स हर क्लास से पूर्व यूनिट वाइज आपको नोट्स अपलोडेड रहेगा। आप नोट सेक्शन में जाएंगे, प्रिंट आउट लेकर बैठेंगे और क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं समझाऊंगा, फिर अगर कहीं कुछ अपडेट होगा तो वो आपको लिखवाऊंगा उसमें नोट्स में। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। पढ़ाने के दौरान ही मैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिंक करके आपको बताता हूं, या कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन जहां से प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आपको यूनिट टेस्ट जो है दिया जाता है, आपको कुल मिलाकर अगर देखें तो 10 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें 4 पेपर 1 के सेक्शन वाइज और 4 पेपर 2 के सेक्शन वाइज और 2 फुल फ्लेजेड टेस्ट मिलेंगे। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारा, ये हम 6 महीने से 7 महीने तक मैक्सिमम, आप 1 महीने एक्स्ट्रा मानकर चलें, 6 से 7 महीने के बीच में आपका। तो जो लोग 25 टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी लगभग सिलेबस खत्म हो जाएगा। और क्योंकि प्रीलिम्स में कई बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं, जो 2026 कर रहे हैं उनके लिए भी हाँ पेपर 2, इसलिए पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें नितिका कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में, है ना, तो जो राजनीति समाज कुछ टॉपिक कॉमन है, तो दोनों जगह वो चीजें कॉमन है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आइए, वीएस वैष्णवी साक्य, गुड इवनिंग, जुड़ जाए सभी लोग, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सिंपली भारतीय समाज का सामान्य परिचय, समाज शास्त्रीय परिचय हम लोग देखते हैं। सामान्य परिचय और रणनीतिक चर्चा हम लोग कर लेते हैं इस पर, कैसे आपको एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है। कई बच्चों की जिज्ञासा रहती है ना, कि क्या बेसिक हम क्या पढ़ा जाए। तो कुछ चीजें नोट्स तो मैं फुल फ्लेजेड, आपको कहीं से एडिशनल आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप 1-2 यूनिट पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। पूरा सिलेबस जो है आपका मान के चले फरवरी लास्ट तक में कंप्लीट होगा। पूजा एस, है ना, नहीं पेपर 1 राजू नहीं से नहीं, पेपर 2 से होगा, है ना। जितनी क्वेरी है आज पूछ लो, है ना। तो जो बेसिक एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं कुछ एनसीईआरटी लिख देता हूं, यहां जिक्र कर देता हूं। जैसे न्यू एनसीईआरटी अगर आप लेते हैं तो ठीक है, ओल्ड भी एनसीईआरटी अगर आपको मिले तो पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी में क्लास 11th में आपको एक एनसीईआरटी है, समाजशास्त्र, सामान्य बोध परिचय ऐसे करके है। और क्लास 12th क्लास में आपको 2 एनसीईआरटी है, जिसमें भारतीय समाज के नाम से, आइए डागेश वर्मा, अननोन, क्या नहीं, नोट्स आपको हर से जो क्लास नोट्स मिलेगा ना, आप उसी को अपडेट कर लें, है ना। जैसे मान लो क्लास नोट्स में कास्ट सिस्टम पढ़ाया, इंडिया में कोई नई घटनाएं कास्ट सिस्टम को लेकर हो गई, तो थोड़ा बहुत करंट बेस्ड जो है अपडेशन आपको करना है। वो मैं बताता चलूंगा कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। कक्षा 11 में एक एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़नी है, और कक्षा 12 में 2 एनसीईआरटी है। जो नए बच्चे हैं ध्यान दें, आप इसको पढ़ लें। कक्षा 12 में एक आपको भारतीय समाज के नाम से ही एनसीईआरटी है, और एक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन है। ये दोनों आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों में ही मददगार है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ये 2 एनसीईआरटी, जिसमें इंडियन सोसाइटी वाला जो एनसीईआरटी है वो आपको मिल जाएगा। नितिका नोट्स मिल जाएगा तुम्हें, तुम ऐसे कह रहे हो, मिल जाएगा, सब अपलोडेड हो जाएगा, है ना। सारी चीजें पहले बेसिक तो देख लो, सब कुछ हो जाएगा कभी। तो कक्षा 11 में एक एनसीईआरटी ये आप पढ़ लें। नए बच्चे अगर आप पहली 11 की एनसीईआरटी पढ़ लें तो अच्छी बात है, और 12 में कक्षा 12th की एनसीईआरटी, ये 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो है ना बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी प्रोग्राम में भी होंगे,
और कई लोग खुद से भी एनसीईआरटी पढ़कर आते हैं। तो सोशियोलॉजी में आप ये सब कर लेंगे तो आपको, आइए पूजा कुमारी, स्वागत है सबका। तो ये हमारा पैटर्न है। एक बार हम लोग पेपर 2 का सिलेबस देख लें कि पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले गंभीरता से सुन लो, जितनी क्वेरी होगी वो लास्ट में, जैसे मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका है कि आप जितने, आ चुकी पहली कक्षा है तो आप पूछ लें। वैसे जब मैं लेक्चर देता हूं तो पूरी शुरू के 1.5-2 घंटे मेरे होते हैं, अंतिम के 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जितनी सवाल आपके हैं वो सब लास्ट मोमेंट में आप पूछ लें, है ना। अगर कोई डाउट रहे तो कल जब नई क्लास में पहले आए तो 5 मिनट 10 मिनट उसमें भी आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आपके जितने भी, अगर आप गंभीरता से शांत होकर सुनेंगे तो आपको कोई डाउट जनरली नहीं रहता है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो वो अंतिम के 15 से 20 मिनट आधे घंटे, जब तक आपका डाउट्स क्लियर नहीं कर दूं मैं लॉग आउट नहीं करता, है ना। तो आपका ये मेरा तरीका है। आज आपके मन में नए बच्चे बहुत सारे हैं, इसमें हमारे कुछ, तो वो जो भी बच्चे हैं वो पूछ लें आप, जिनका जो डाउट है वो सब मैं क्लियर करके जाऊंगा, है ना। जो पेपर 2 हमारा है जनरली अगर हम कहें तो ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे समाजशास्त्र की अगर बात करें तो ये 2 पेपर 1 है आपका, जिसमें समाजशास्त्र के अवधारणा, सिद्धांत, पद्धति, इन सब पर आप पढ़ते हैं। विद्या शाखा पूरा का पूरा सोशियोलॉजी, कब आया, क्यों आया, कैसा विषय है, विज्ञान है या नहीं है, विज्ञान है तो इसकी पद्धतियां क्या है, विचारक कौन है, कुछ प्रमुख अवधारणाएं, सिद्धांत, ये सब पेपर 1 में हम पढ़ते हैं। और जो पेपर 2 हमारा है वो पूरी तरह से भारतीय समाज को संदर्भित है। यानी पेपर 2 जो है यह भारतीय समाज से संबंधित विभिन्न समाजशास्त्रीय पहलू के बारे में आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। यानी सोशियोलॉजी पेपर 1 में कंसेप्ट पढ़ते हैं, थिंकर, और उसका एप्लीकेशन आप यहां पर करते हैं, है ना। होगा तुम्हारा लक्ष्यवीर, तुम जब जुड़ोगे तभी से शुरू होगा, चिंता क्यों, तुम पेपर 1-2 से जुड़ोगे, पेपर 1 तक खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कुछ लोग हैं इसमें जो पेपर 1 वाले हैं, कई टॉपिक कॉमन है जो यूनिट 7 अभी जब सिलेबस से देखोगे तो वो एक साथ पेपर 1 पेपर 2 का है ना। तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो आधा छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बैच थोड़ी चलता बेटा। तो अभी तुम पेपर 2 में स्टार्ट करोगे, आसानी से चीजों को समझते चलोगे, फिर पेपर 1 में आएंगे। पेपर 1 में थिंकर वगैरह है, थोड़े बच्चों को स्ट्रेस पड़ता है, तो नए बच्चों के लिए पेपर 2 थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है ना। तो पेपर 1 आएगा आगे, है ना। पेपर 1 ज्यादा टाइम लेता है, पेपर 2 कम टाइम लेता है, ठीक है। आइए पूजा कुमारी शाह, तो तुम चलते हैं पेपर 2 में। जो है अगर हम कहें पेपर 2 की बात तो ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। अगर आप देखो, गौर करो, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये 3 सेक्शन में है। इसका सिलेबस देख लें आप पहले, और पहले सेक्शन में बता दूं, समाजशास्त्र खास करके भारतीय समाज जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे आप देखें सिलेबस में, पहला क, ख और गौ, देखिए ए बी सी। सी में क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन, है ना। सेक्शन बी में क्या है, सामाजिक संरचना। और पेपर 2 का जो पहला सेक्शन है वो क्या है, भारतीय समाज का परिचय। यानी अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्या है, वह है भारतीय समाज का परिचय। ये इसका पहला सेक्शन है। एक सेक्शन में 2 यूनिट हैं, पहले सेक्शन में 2 यूनिट हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये पेपर 2 का सिलेबस है आपके सामने, पहला जो यूनिट हमारा है वह है भारतीय समाज का परिचय। अब इसमें बेसिक नहीं है सिलेबस में कि इंट्रोडक्शन, आप भारतीय समाज को कैसे समझते हैं, इसका आधार क्या है, तमाम बातें, तो वो मैं आपको पहले बेसिक बातें पढ़ाऊंगा एडिशनल। क्योंकि आप में से 90% बच्चे वो हैं जो पहली बार जीवन में समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको, कई लोग हैं, अधिकतर लोग होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है। तो भारतीय समाज में देखिए स्टार्ट कहां से सिलेबस हो रहा है, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, नजरिया। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी चीज को देखने का तरीका, है ना। जैसे आप कहते हो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य।
तो जो भी है, ठीक है लकी, बस कमेंट कम करो, है ना। तो पेपर 2 जो है उसमें पहला यूनिट में सीधे ये लैंड कर रहा है कहां, सिलेबस, कि भारतीय समाज के अध्ययन के क्या नजरिए हैं, हम कैसे इस समाज को पढ़ें, है ना। ऐसी स्थिति में इससे आने से पहले हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, समाज को पहले, भारतीय समाज क्या है, उसका सांगठनिक आधार क्या है, उससे, है ना। तो उसके भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट यहां पर देखिए, भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। ये 2 यूनिट इसमें है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो सामाजिक संरचना का है। तो आप देख सकते हैं कि पहले भारतीय समाज का परिचय जो है उसमें कितने टोटल यूनिट्स हैं, तो यहां पर टोटल यूनिट्स 2 हैं। अब गौर से सुनो, कमेंट बाद में करो, पहले सुन लो सारे बच्चे। जो पहला सेक्शन है ये टोटल यूनिट्स इसमें 2 हैं, और यहां से कम 2 बड़े सवाल 20 नंबर के और 2 शॉर्ट नोट्स, या 1 बड़े सवाल 20 नंबर के और 1 शॉर्ट नोट्स 10 नंबर के, यानी 30 से लेकर 50 नंबर तक यहां से इस सेक्शन से पूछता है। और ये आपका बेसिक जब पढ़ेंगे आप, तो ये स्टार्टिंग सिलेबस है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप ही सोचें कि 2 यूनिट पढ़कर अगर 30 से 50 मार्क्स के सवाल आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसलिए जब भी आप एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कितना पढ़कर कितना मैक्सिमम स्कोर किया जाए, है ना। हम यहां विद्वान बनने थोड़ी आए, आप यहां पर समाजशास्त्र से पीएचडी करने थोड़ी आए। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाए, है ना। पूजा एस, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पेपर 1 में जहां तक था वहां बता दिया गया, जो कॉमन है वो पेपर 2 पढ़ोगे तभी समझोगे, है ना। तो भारतीय समाज का परिचय 2 यूनिट है। दूसरा सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये समाज को बनाने वाली कौन कौन सी संरचना है। देखिए इसमें कुल मिलाकर 1, 2 यूनिट ये देखिए, और यहां आप देखिए 6 यूनिट आपको टोटल पढ़ने हैं। यानी सामाजिक संरचना जो सेक्शन है, सेक्शन बी देखिए 3 सेक्शन में बटा है, सिलेबस बता रहा था। पहला क्या था, समाज का परिचय। दूसरा क्या है, सामाजिक संरचना। इसमें 6 यूनिट है छोटे छोटे। पहला कौन है, ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना। दूसरा यूनिट क्या है, कास्ट सिस्टम, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से लगभग 40-50 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो जब पढ़ाएंगे उस समय मैं बताऊंगा किस सेक्शन को अधिक आपको इंफेसिस देना है। तो पहले सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना पहला यूनिट। दूसरा यूनिट कास्ट सिस्टम, जाति क्या है, लक्षण क्या है, अध्ययन के परिप्रेक्ष्य क्या है, कौन कौन से विचारक ने जाति को किस प्रकार देखा है। तो इसमें कुछ विचारक के नाम आपके लिए सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, ल्यू ड्यूमा, आंद्रे बेत्ते। और यहां से इन 4 विचारक में से कम 20 से 30 नंबर के सवाल आने ही आने हैं, तो वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो दूसरा यूनिट क्या हो गया बच्चों, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। तीसरा यूनिट देखिए भारत में जनजातीय समाज। हमारा सेक्शन का नाम ही क्या है, सामाजिक संरचना, यानी समाज को बनाने वाले विभिन्न संरचनात्मक इकाइयां क्या है। तो कास्ट सिस्टम से आपका समाज बनता है। ग्रामीण और कृषक जो है ना, वो रूपांतरण, यानी कैसे ग्रामीण लोग हैं, कृषक लोग हैं, ये सब चीज पूछा जाता है। तो ये सामाजिक संरचना में 2 यूनिट। तीसरा यूनिट क्या है, भारत में जनजातीय समुदाय। चौथा यूनिट आप देखें, भारत में सामाजिक वर्ग। इसमें कौन कौन से वर्ग हमारे यहां है, तो कृषक वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, मध्यम वर्ग है। तो पहले आप जनजातियां पढ़ेंगे, फिर आप भारत में वर्ग संरचना, फिर आगे क्या है, नातेदारी की व्यवस्था है। नातेदार किसको कहते हैं हम, जिससे हम जुड़े हुए हैं रक्त संबंध के आधार पर या विवाह के संबंध के आधार पर। जैसे आप जब शादी करके पत्नी लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे आपका संबंध कैसे होता है, वैवाहिक संबंध। और आपके सगे भाई, माता पिता और आपका क्या संबंध है, रक्त संबंध। तो संबंध के कई स्वरूप होते हैं, एक गोद लेने से भी संबंध बनता है। तो जो भारत में नातेदारी है, दक्षिण भारत में कुछ और है, उत्तर भारत में कुछ और है, पूर्व में है। जैसे कहीं पर भाई बहन के मध्य विवाह वर्जित है,
जैसे नॉर्थ जब पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। जैसे मान लो उत्तर भारत में हिंदुओं में खास करके भाई बहन में विवाह को वर्जित है, जबकि दक्षिण में ममेरे और फुफेरे क्रॉस कजन्स मैरिज अलाउड है हिंदुओं में, है ना। तो ये भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं क्या है, वंश क्या है, वंशानुक्रम, ये यूनिट अब पेपर 1 में भी ये यूनिट है, पूजा एस, और पेपर 2 में भी है। तो जब तक दोनों पेपर 2 को नहीं समझोगे, पहला यूनिट नहीं समझोगे, तो नातेदारी की व्यवस्थाएं आपका 5वां यूनिट है। और अंतिम यूनिट है धर्म और समाज। देखिए ये 6 यूनिट कहां पर आ गए बच्चों, सामाजिक संरचना में। यानी इसमें सामाजिक संरचना में हम कितना पढ़ते हैं, टोटल यूनिट, गौर करें आप, तो इसमें 6 यूनिट हैं। देखिए 2 यूनिट आपको पेपर 1-2 के सेक्शन ए में थे, सेक्शन बी में सामाजिक संरचना, और तीसरा जो सेक्शन है बच्चों वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन। भारत में सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें 7 यूनिट हैं, कुल मिलाकर 7 यूनिट है। तो टोटल यूनिट्स अभी सब मैं आपको दिखाता हूं, 7 है। यानी पेपर 2 में गौर करें आप तो 7 + 6 13 + 2 15 यूनिट है, जिसमें से 4 यूनिट जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप समझते हैं, मतलब वहां भी है यहां भी है। जब हम पेपर 2 में पढ़ते हैं तो भारत के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए धर्म और समाज, वहां भी पढ़ना है पेपर 1 में और पेपर 2 में भी है। तो वहां पर धर्म का सिद्धांत पढ़ते हैं, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं पढ़ते हैं, और यहां पर भारत में कौन कौन धार्मिक समुदाय है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी पेपर 1 और पेपर 2 में 4 यूनिट जो है कॉमन है। तो ये 15 जो है, आप पेपर 1 में 10 यूनिट और पेपर 2 में 15 यूनिट, ऐसे दिखता कितना है 15 और 10 25 यूनिट, सच्चाई क्या है कि 4 यूनिट घट जाता है। यानी 21 यूनिट में ही आपका पूरा सिलेबस है। इसलिए लोग सोशियोलॉजी ऑप्ट करते हैं कि सिलेबस क्या है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है। और तो सेक्शन सी है, ये कौन सा सेक्शन है बच्चों, ये देखिए आप, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन बी हो गया और सेक्शन ए। इस साल का जो पैटर्न रहा, लास्ट जो एग्जाम हुई उस एग्जाम में अगर हम देखें तो सेक्शन बी से 200 नंबर के सवाल आ गए, 200 मार्क्स के। अब आप कहोगे सर कि 250 का तो पेपर ही है, 250 का पेपर है, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 रहते हैं, जिसमें 5 आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 मैंडेटरी है, जिसमें शॉर्ट नोट्स 10-10 नंबर के 5 सवाल होते हैं। यानी पहले सेक्शन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 शॉर्ट नोट्स होते हैं 10-10 नंबर के, 10 × 5 कितना हुआ 50 मार्क्स। और पांचवा जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी 10-10 नंबर के 5 सवाल रहते हैं। यानी 50 और 50 ये 100 अंक के सवाल मैंडेटरी हैं, लिखना ही लिखना है। तो इसके अलावा टोटल और जो है ये 2 और +6 8 क्वेश्चन है, सब में 50-50, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है 50। तो क्वेश्चन जो पेपर पे दिखता है उसमें अगर आप देखें तो 400 मार्क्स का सवाल दिखता है, जिसमें आपको 250 का ही लिखना है ना। तो सेक्शन बी समझ लें कितना इंपॉर्टेंट है कि इससे 200 नंबर के सवाल आ गए। इसी प्रकार सेक्शन सी की बात करें तो यहां पर लगभग 140 मार्क्स के सवाल आ गए, और यहां पर 60 मार्क्स के सवाल सेक्शन ए में आए। जब हम लोग देखो, ये पैटर्न हर साल चेंज हो सकता है किसी साल सेक्शन सी से 150 नंबर से ज्यादा पूछ दे, 200 नंबर का। हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। पहले हम सिलेबस को टुकड़ों में पढ़ लेते थे, 60-70% स्टूडेंट पढ़ लेता था तो सोचता था सिक्योर कर लिया ऑप्शनल। नहीं, अब यूपीएससी कर क्या रहा है, अगर इसमें 15 यूनिट है तो 15 यूनिट से सबसे सवाल बनाकर 400 मार्क्स के सवाल रख रहा है, जिसमें से 250 आपको लिखने। तो अब आप अगर स्ट्रैटेजी बनाए, जैसे मान लो यूनिट इसका आपने 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट तैयार कर लिया और इसका 4 कर लिया, 8 यूनिट और 10 यूनिट आपने किया, तो नो डाउट आपको लगता होगा कि अच्छा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप स्ट्रैटेजी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है जो 5 यूनिट आपने छोड़ रखे हैं, जो आपको लगता था कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल आ जाए। तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमें अधिक से अधिक अंक सिक्योर करना है। हम यहां ज्ञानी विद्वान बनने नहीं आए बच्चों,
हमारा टारगेट क्या है कि सोशियोलॉजी 500, 250 पेपर 1, 250 पेपर 2 में अगर हमें 280 से 320 आप एक टारगेट लेकर चले कि गिरते गिरे गिरे स्थिति में हम 270-80 को टच करें, और अगर मेहनत करें तो आप 310, 300, 320 तक आप जा सकते हैं। ये देखो, इसमें आपकी मेहनत ज्यादा कारगर है। मैं जो पढ़ाऊंगा तो सबके लिए, लेकिन आप कितना अपडेटेड है, कितना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने की है, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपने एनालिसिस किया है, कितना आप प्रोबेबल क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो ये जो तीसरा सेक्शन है, इसमें कुल मिलाकर कितने यूनिट है बच्चों? 7 यूनिट। अब देखिए कौन कौन से यूनिट है, जरा देख लें। देखिए, इसमें से बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जिनके बारे में आप जीएस में पढ़ते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आपको तो आपको खुद लगेगा कि पेपर 2 तो आधा आपने जीएस में ही पढ़ रखा है। देखिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन है ना, इसका नाम है सेक्शन सी का। देखिए, इसमें पहला एक एग्जाम्पल आपको लगेगा, भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां। पहला क्या है? विकास आयोजना एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप इकोनॉमिक्स में पेपर 3 में बहुत डिटेल पढ़ते हैं मिश्रित अर्थ, थोड़ा उसका समाजशास्त्रीय संदर्भ बस रखना है। देखिए कि जो विकास आयोजना है वो क्या है, मिश्रित अर्थ है। दूसरा देखिए, संविधान, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, कि समाज में परिवर्तन सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति से नहीं आ जाती, सिर्फ शिक्षा से ही नहीं आ जाती। समाज में परिवर्तन कैसे होती? राज्य द्वारा प्रायोजित नीतियों के माध्यम से, संविधान के द्वारा। जैसे जाति व्यवस्था खत्म करना है तो भारत सरकार ने कानून बनाया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, समान नागरिक संहिता जैसे आपके राज्य के नीति। तो संविधान अगर नहीं हो, कानून नहीं, जैसे महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने से ही तो सामाजिक परिवर्तन होगा। दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, कार्यस्थल पर यौन हिंसा से संरक्षण कानून, बहुत सारे, मातृत्व लाभ, समान कार्य समान वेतन अधिनियम। इससे क्या हुआ? समाज में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन से होता है या प्रौद्योगिकी विकास से होता है। संविधान के द्वारा, विधि के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। देखो अब ये कहां कहां आपने पॉलिटी में भी पढ़ा। तीसरा देखिए, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, यानी पेपर सेक्शन सी जो है वो जीएस में बहुत जगह कॉमन है ना। चलिए अगला यूनिट देखिए। पहला यूनिट क्या था? भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां। दूसरा क्या है? भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण, कि कैसे ग्रामीण समाज में रूपांतरण हुआ, उसमें परिवर्तन आया, वहां कैसे कल तक ये था और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, रूप में अंतर आ गया। आज आप गांव जाते हैं, आपको लगता है कि आपका गांव आज से 10 साल वाले पहले वाला गांव है। आज गांव कैसा हो गया? आज आप देखिए, अभी मैं अपने गांव से आया, मैं वहां पर देख रहा हूं कि घर घर वाईफाई लग गए। तो ये जो है गांव, हर घर में अब फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब अब गांव और शहर का अंतर ही खत्म हो गया। मोबाइल, स्मार्टफोन, लेटेस्ट फोन। तो जो सामाजिक रूपांतरण हुआ है वो कैसे हुआ है, उसी से ये देखिए, आप ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई जगह आप पढ़ते हैं। सहकारी संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन, इतना गरीबी आप पढ़ते हो, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ऑप्शनल, हर जगह गरीबी ही गरीबी। तो कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन। देखिए ये अगला देखिए, हरित क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन, कैसे किसानों का उद्धार हरित क्रांति ने किया, कैसे उनकी आय बढ़ी, कैसे उनका रहन सहन का स्तर बढ़ा, कैसे उनकी उत्पादकता बढ़ी, कैसे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ, कैसे उनके शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ। यही सब तो आप पढ़ते हैं। तो हरित क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। आगे भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियां, ये सब आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, है ना। राजू कुमार, थोड़ा कमेंट कम करो बेटा, है ना। ग्रामीण मजदूर बंधुआ प्रवसन से संबंधित। तो यूनिट जो सेक्शन हमारा है सी, उसमें तीसरा यूनिट ग्रामीण और कृषक रूपांतरण, जो आप जीएस में कई जगह पढ़ते हैं। अगला आप देखिए, भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण।
आप नगरीकरण और नगरीकरण जनित समस्याएं पेपर 1 सोसाइटी में पढ़ते हैं, औद्योगिकीकरण अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, हर जगह वही चीज आपको पढ़ना है यहां। अगला राजनीति और समाज, पेपर 1 में भी है पूजा एस और पेपर 2 में भी है, कॉमन है। यहां भी वही सब बातें हैं, वहां भी है। तो जब तक यहां नहीं समझोगे वहां नहीं समझ पाओगे। तो यहां पर राजनीति और समाज। अगला आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, वीबीआई। अब आप देखोगे कि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपके निबंध के लिए भी बहुत उपयोगी है। पिछले 2 साल 3 साल से थोड़े अमूर्त टाइप के, थोड़े दार्शनिक निबंध आ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। तो आप देख सकते हैं आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर कृषक और किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पिछड़ा वर्ग और दलित आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, निजातीय और अभिज्ञान मतलब पहचान आधारित आंदोलन, यानी आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, ये बड़ा टॉपिक है। यहां से 40 से 50 नंबर के सवाल आते हैं। इसके बाद अगला जो यूनिट है, यूनिट 6 जनसंख्या गतिकी। देखिए आप पेपर 1 अगर सोसाइटी का सिलेबस आपने देखा होगा तो वहां भी क्या है, जनसंख्या एवं विकासात्मक मुद्दे, वही सारी बातें यहां आपको पढ़नी है कि जनसंख्या का आकार, वृद्धि, संगठन, वृद्धि के घटक, जन्म मृत्यु प्रवसन। तो ये छठा यूनिट है। और लास्ट यूनिट क्या है, सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। जैसे समाज में जो बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, जैसे गांव गांव में सड़कें बिछ गई, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेट्रो, यहां तक कि अब बुलेट ट्रेन। अगर ये ट्रेन या विकास परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध परियोजनाएं बनेगी, जल विद्युत केंद्र बड़े बड़े अगर बनाए जाएंगे, बड़े बड़े नगरों का विकास होगा, तो उससे क्या होगा, विस्थापन होगा, जंगलों की कटाई होगी और उससे लोग जो वहां रह रहे हैं हजारों साल से, उनके निवास पर असर पड़ेगा, उनके निर्वाह का, जीवन निर्वाह का संकट उत्पन्न होगा। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक रूपांतरण सदैव सकारात्मक पहलुओं को समेटता है, बल्कि कई बार समाज में जब बदलाव होता है तो उससे बहुत सारी विषम परिस्थितियां भी जन्म लेती हैं। तो जब जब समाज में रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके कई परिणाम, जैसे देखो आर्थिक विकास हो रही हमारे देश में, आज जीडीपी ग्रोथ हो रहा, लोगों की इनकम बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में देश की जीडीपी का मोर देन 60% है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, आर्थिक विकास होता है, प्रगति होती है, तो प्रगति अपने साथ बहुत सारी अच्छाइयां को तो लाती ही है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को भी लाती है। आज सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा, जंगलों से हम जनजातियों को खदेड़ रहे हैं और वहां पर हम डैम बना रहे हैं, वहां पर हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, वहां पर हम बुलेट ट्रेन ले जा रहे हैं, वहां पर हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनजातियों में असंतोष क्या है, और पनपेगा। आज वे बाप दादा जिनके सदियों से रहते आए हैं, आज उनको जल जंगल जमीन से हटना पड़ा है। ऐसी स्थिति में उनमें राज्य के प्रति, व्यवस्था के प्रति असंतोष की लहर है और उसी लहर के कारण नक्सलवादी गतिविधियां हैं। तो जो समाज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका सिर्फ एक पहलू नहीं है कि उससे अच्छा है, उसके कई चैलेंजेस उससे उत्पन्न होते हैं। वही चैलेंजिंग एस्पेक्ट आपको लास्ट यूनिट में दिया गया है। देखिए क्या है, विकास का संकट। पहला क्या है, विस्थापन। अगर डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, विस्थापन होना ही है। आप बांध बनाएंगे तो लोग जो वहां रह रहे हैं हटेंगे। आप इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री आप दिल्ली के बीचों बीच नहीं लगाएंगे, इंडस्ट्री आप वहीं लगाएंगे ना जहां कच्चे माल है, जहां पानी है, जहां ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है, जहां कनेक्टिविटी और अच्छी है। और ऐसी स्थिति में आप जंगलों की तरफ जाते हैं और ऐसी स्थिति में वहां से जनजातियों को विस्थापित, या वहां के जो भी लोग हैं। तो जब विकास होगा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, तो वो कई विसंगतियों को लेकर आता है, कई विरोधाभासी परिस्थितियों को लेकर आता है। यही हमारा लास्ट यूनिट है। सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां, विकास का संकट, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं। देखिए औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण। आज आप दिल्ली की देखिए स्थिति क्या है कि साल के 3 महीने में प्रदूषण से पूरा धुएं की चादर में दिल्ली है। तो पर्यावरणीय समस्या होंगी, और समस्या है तो कहीं ना कहीं धारणीय विकास की संकल्पना है। संपोषणीयता, वही वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, कि कैसे हम पर्यावरण को भी संरक्षित करें और लोगों के जीवन निर्वाह के अवसरों को भी सुनिश्चित करें। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा, गरीबी, वंचन एवं असमानताएं।
अंबानी अडानी के घर में 5,000 करोड़ की शादी हो रही है और कहीं पर किसी को बेटी का विवाह करने के लिए पैसा नहीं है, कहीं पर किसी को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। सामाजिक आर्थिक विषमता की खाई और क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धनी और धनी होते जा रहे हैं, निर्धन और। देखिए दूसरा क्या, ये विकास का रूपांतरण की चुनौतियों में गरीबी, वंचन, स्त्रियों के प्रति हिंसा, जाति संघर्ष, द्वंद्व, निजातीय द्वंद्व, सांप्रदायिकता, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, असाक्षरता तथा शिक्षा में असमानताएं। तो जो अंतिम यूनिट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीवीआई। यहां से इंटरव्यू, निबंध, हर जगह पे आपको सवाल दिख जाते हैं। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है, अब आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर बच्चों कितने यूनिट हैं। तो 15 यूनिट में आपका सिलेबस आपको दिखता है। सेक्शन ए में 2 यूनिट, सेक्शन बी में 6 यूनिट, सेक्शन सी में 7 यूनिट। तो ये अब इसमें से हम सभी को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा भारतीय समाज के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, कि जिसको हम अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से अगर डायरेक्ट शुरुआत करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भारतीय विद्या उपागम क्या, इंडोलॉजी क्या है, किसका अध्ययन करना है ना। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, और ये जो सिलेबस का पैटर्न है पेपर 2 में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। बताएंगे लक्ष्यवीर, सब बताएंगे। निर्जातीयता क्या होता है, हम किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के पहचान का वह बिंदु जो उसे किसी अन्य व्यक्ति, समूह, समुदाय से अलग करता है। आपकी पहचान है कि हो सकता है कि आप किसी अलग धर्म के हो, मेरी पहचान है कि मैं किसी अलग धर्म का हूं। आपकी पहचान हो सकती है कि आप किसी अलग भाषा को बोल रहे हैं, मेरी पहचान है कि मैं किसी अलग भाषा को। तो निर्जातीयता यही है कि संस्कृति से, धर्म से, भाषा के आधार पर जो लोगों में अंतर का आधार वो क्या होता है, एथनिक। तो इस पर तो पूरा आंदोलन पढ़ाना है ना। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है बच्चों, है ना। टोटल सिलेबस है। हम लोग स्टार्ट आज की कक्षा में हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारतीय समाज के बारे में संक्षिप्त जानकारी से, और भारतीय समाज के आधार को पहले जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तभी आप अध्ययन के परिप्रेक्ष्य तक आ पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज, सामान्य तौर पर समाज का आशय अन्य विषयों में व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है। जब हम समाज की बात करते हैं, गाहे बगाहे आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कहते हैं कि समाज अब बदल चुका है, समाज अब वैसा नहीं रहा, समाज अच्छा है, समाज बुरा है। तो जब आप समाज कहते हैं तो समाज का तात्पर्य क्या है? सामान्यतः हम समाज का तात्पर्य एक लेमन पर्सपेक्टिव में, एक आम बोलचाल की भाषा में जब आप समाज शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रायः वह व्यक्तियों के समूह के लिए करते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। यानी जो समाज की बात करते हैं, पहले थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं कि जब हम समाज का अर्थ कहते हैं तो यह सामान्य बोलचाल में क्या है, इसका आशय। सामान्य बोलचाल में समाज का मतलब व्यक्तियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। जैसे अर्थशास्त्र के विद्वान, राजनीति विज्ञान के विद्वान, है ना, ये सभी जितने सवाल हैं लास्ट में पूछना, व्यक्तियों का समूह। जैसे अर्थशास्त्री जब कहते हैं कि बाजार में मांग बढ़ेगी, समाज के लोग, समाज से उनका मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी अगर हम कहें तो सामान्य बोलचाल में हम समाज का मतलब सिर्फ लोगों के समूह से कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल। लेकिन समाज शास्त्र में समाज जो है वो एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। यानी जब हम कहते हैं समाज, तो समाज का मतलब समाज शास्त्र में सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है। यानी समाज शास्त्र में जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज शास्त्र में समाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, व्यक्तियों का समूह क्रॉस किया गया नहीं है। यानी समाज का मतलब क्या है हमारे समाज शास्त्र विषय में, कि जो सामाजिक संबंधों के द्वारा लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, जिनके मध्य अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया मतलब क्रिया प्लस प्रतिक्रिया। आपने मेरे से कुछ मांगा और बदले में मैंने आपको कुछ दिया,
तो जब हम समाजशास्त्र में समाज की परिभाषा देते हैं तो हम समाज का मतलब क्या कहते हैं कि समाज किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का एक समूह है जिनके मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। जैसे आप शिक्षक के पास जाते हैं, शिक्षक को आप पैसा देते हैं, शिक्षक आपको पढ़ा रहा है। दुकानदार के पास जाते हैं, आप पैसा देते हैं, दुकानदार आपको सामान। तो क्रिया प्लस प्रतिक्रिया से अंतःक्रिया बनती है। तो जब हम समाज की बात करते हैं तो हम समाज की परिभाषा अलग रखते हैं सोशियोलॉजी में। क्या रखते हैं? तो हम कहते हैं समाज का मतलब कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह जिनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हो। पहला क्या है? जिनमें सामाजिक संबंध पाए जाते हो, जिनके मध्य सदस्यों के मध्य अंतःक्रिया, इंटरैक्शन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, अंतःक्रिया हो, जिनकी सामान्य संस्कृति हो, व्यवहार के सामान्य तौर तरीके हों। अब देखिए, जब हम सोशियोलॉजी में हम कह रहे हैं सोसाइटी क्या है, तो समाज का मतलब ही क्या हो गया समाजशास्त्र में कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में। अब यहां पर यह नहीं कहा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र निश्चित है अथवा अनिश्चित। तो समाजशास्त्र में समाज एक केंद्रीय और मूलभूत अवधारणा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, या भौगोलिक क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, बृहत भी हो सकता है, तो भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह जिनके मध्य जो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, सामाजिक संबंधों के जरिए, जिनके मध्य अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब ही क्या हो गया बच्चा? क्रिया प्लस प्रतिक्रिया। आपने दुकानदार को पैसा दिया, बदले में प्रतिक्रिया उसने क्या की? आपको सामान दिया। ये क्रिया और प्रतिक्रिया से क्या बनती है? अंतःक्रिया। जिनकी सामान्य संस्कृति होती है, व्यवहार के सामान्य तौर तरीके होते हैं। जैसे समाज के लोग जो हैं वो एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं? भाषा के आधार पर, व्यवहार के तौर तरीकों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, प्रथा, परंपरा, मूल्य आदि के आधार पर। तो जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज का संदर्भ यह है। और दुनिया में अलग अलग समाज है। चीन का समाज है, जापान का समाज है, अमेरिकी समाज है, उसी प्रकार भारत का भी एक समाज। तो जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज हमारा एक ऐसा समाज है जो पिछले 7-8 हजार वर्षों से इस भौगोलिक क्षेत्र में दिखता है। और ये जो है भारतीय समाज, अगर हम कहें तो एक ज्ञात सभ्यता के रूप में आपके समाज की पहचान हजारों साल से बनी हुई है। दुनिया की कई संस्कृतियां आई, कई समाज आए, कई का विकास हुआ, कई खत्म हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन दुनिया की दो जो प्राचीन संस्कृति या समाज है, उसमें हम कहते हैं चीन की सभ्यता, भारतीय सभ्यता। एक ज्ञात सभ्यता के रूप में पिछले 7-8 हजार वर्षों से हमारा इस धरा पर अस्तित्व है। हमारी निरंतरता बनी हुई है, कॉन्टिन्यूटी। हड़प्पा की खुदाई में बहुत कुछ ऐसे मिले जो आज भी आपके जीवन में, कहीं ना कहीं हजारों साल पहले जो आध्यात्मिकता थी वो आज भी है। हो सकता है उसमें कम या ज्यादा, अलग बात। नृत्य कला, जैसे आप देखिए हड़प्पा की खुदाई में नर्तकी की प्रतिमा मिली, पशुपति, अन्न, बैल, ये आज भी हमारी संस्कृति के पार्ट हैं। तो एक ज्ञात सभ्यता के रूप में जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो ये एक ऐसा समाज है जो पिछले 7-8 हजार वर्षों से इस क्षेत्र में रहा है। और इतने लंबे समय तक जो इसको बनाए रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो संस्कृति ने किया है। संस्कृति क्या है, ये सब आगे हमारा कंसेप्ट ही पढ़ना है। यानी अगर हम कहें कि भारतीय समाज जो है पिछले हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में बना हुआ है और दुनिया की कई सभ्यता, संस्कृति, समाज
नष्ट हो गई, विनष्ट हो गई, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा सामाजिक संगठन बना हुआ है। कहते हो ना कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हजारों साल से अगर हमारा अस्तित्व है, निरंतरता है। निरंतरता का मतलब आज से हजारों साल पहले जो चीजें हमारे समाज में थी वह समय के साथ परिवर्तन तो स्वाभाविक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अवशेष या उसकी निरंतरता आज आपको दिखाई पड़ती है। जैसे मान लो कास्ट सिस्टम हजारों साल से चला है, कला, संगीत, आध्यात्मिकता ये आज से हजारों साल पहले थी और आज भी है। तो ये जो चली आ रही है, इसको लाने का काम किसने किया है? संस्कृति। संस्कृति क्या कहते हो? जटिल समग्र है, जिसमें विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा, व्यवहार के तरीके सभी कुछ समाहित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती है। आपने जो कुछ अपनी संस्कृति के बारे में जाना, वो कैसे जाना? बचपन में जब आप बच्चे थे आपको इतना बोध था, लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया आपको घर में सिखाया गया, आपको विद्यालय में बताया गया, आपको आपके पड़ोसियों ने बताया। तो जो हजारों साल से हमारे समाज की उपस्थिति है, वह समाज की उपस्थिति को बनाए रखने में संस्कृति का बड़ा योगदान है। तो संस्कृति ने हमें, हमारी संस्कृति कैसी रही? आध्यात्मिक प्रधान। ये धर्म और समाज में ये हम पढ़ेंगे। तो जो हजारों साल से हमारा अस्तित्व बना है, इसकी निरंतरता बनी है, यह निरंतरता बनाए रखने में किसकी भूमिका है? संस्कृति। और संस्कृति क्या है? तो आप देखिए कि संस्कृति एक जटिल समग्र है। इसमें क्या क्या है? विचार है, विश्वास है, प्रथा है, परंपरा है, मूल्य है, व्यवहार के तरीके हैं, व्यवहार के तौर तरीके हैं। संस्कृति आपकी है। आप आज भी किसी से मिलते हैं, अपने से बड़ों को आप सम्मान में हाथ जोड़ लेते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। अगर हजारों साल से हमारा अस्तित्व बना रहा है, सामाजिक संगठन बना रहा है, तो उसमें कई अन्य पक्षों की भी भूमिका है, लेकिन उसमें संस्कृति की बड़ी ही प्रबल भूमिका रही है। और भारतीय समाज अगर हम कहें तो एक ज्ञात सभ्यता के रूप में पिछले हजारों वर्षों से इसका अस्तित्व बना है। अब देखो, ये तो बेसिक बातें हैं। जब हम समाजशास्त्र में पढ़ेंगे तो हम भारतीय समाज के आधार को जानेंगे, बिल्कुल नींव को जानेंगे कि आखिर हजारों साल से ये क्यों टिका हुआ है, क्यों नहीं इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके समाज में संगठन की कौन कौन सी इकाइयां हैं जिसने इसे बनाए रखा है, जिसने इसे परिवर्तित नहीं होने दिया। तो ये भारतीय समाज के सांगठनिक आधार हैं। तो चलते हैं भारतीय समाज के आधार से पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें नोट कर लें। ये बेसिक का पार्ट है, तो थोड़ा सा नोट कर लें आप, है ना। नोट कर लें बच्चों कुछ चीजें। आगे आपको नोट ज्यादा नहीं आ चुकी, बेसिक बातें हैं, तभी आप पेपर 2 को समझेंगे आराम से। चलिए लिखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज का अर्थ, समाज का अर्थ प्रायः व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है या लिया जाता है। समाज शब्द का अर्थ प्रायः व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है, परंतु व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है, परंतु समाजशास्त्र में, परंतु समाजशास्त्र में समाज परंतु समाजशास्त्र में समाज एक आधारभूत एवं मौलिक अवधारणा है। समाजशास्त्र में समाज
एक आधारभूत एवं मौलिक बेसिक अवधारणा है जिसके अभाव में समाजशास्त्र विषय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जिसके अभाव में समाजशास्त्र विषय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जिसके अभाव में समाजशास्त्र विषय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, समाजशास्त्र में समाजशास्त्र में समाज का आशय, समाजशास्त्र में समाज का आशय किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहा जाता है जिनके मध्य अंतःक्रिया होती है एवं जो सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिनके मध्य अंतःक्रिया होती है तथा जो सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कॉमा, जिनकी सामान्य संस्कृति एवं व्यवहार के तौर तरीके होते हैं। जिनकी सामान्य संस्कृति एवं व्यवहार के सामान्य तौर तरीके होते हैं। देखिए, भारतीय समाज भी समाज का एक प्रकार है। भारतीय समाज भी समाज का एक प्रकार है जो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में पिछले 5000 वर्षों से अधिक समय से मौजूद रहा है। पिछले 5000 वर्षों से अधिक समय से मौजूद रहा है। इतने लंबे समय तक इस समाज को बनाए रखने, इतने लंबे समय तक इस समाज को बनाए रखने में इसके परंपरागत आधारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके परंपरागत आधारों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब बच्चों एक हेडिंग बना लीजिए, भारतीय समाज के परंपरागत आधार।
भारतीय समाज के परंपरागत आधार। जैसे जो भारतीय समाज अभी आप देखते हैं, ये परंपरागत समाज भी है और मॉडर्न भी है। यानी जो वर्तमान के भारतीय समाज में आपको परंपरा और आधुनिकता दोनों दिखती है, लेकिन जो हमारा समाज का अब तक का इतिहास रहा है, उसमें यह अधिकतर कैसा समाज रहा है? परंपरागत समाज। तो क्यों यह ऐसा रहा है, इसके फंडामेंटल्स को हम समझते हैं, इसके परंपरागत आधार को समझते हैं, तो वही आप हेडिंग बना रहे हैं कि भारतीय समाज का परंपरागत आधार। परंपरागत आधार, ट्रेडिशनल बेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना? ट्रेडिशनल बेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर भारतीय समाज के हम परंपरागत आधारों की चर्चा करें तो मोटे तौर पर इसको हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। परंपरागत आधार समझ रहे हैं क्या? ये नींव है जिस पर प्रासाद, महल, भवन का निर्माण किया गया। तो जो हमारे समाज की निर्णायक बेस जो हमारा है, वो आप जान रहे हैं कि आखिर हजारों साल से यह समाज क्यों बना रहा है। यह समाज दुनिया के अन्य समाजों की तरह इसका विनाश क्यों नहीं हो गया? जैसे आप कहते हो ना कि इमारत की नींव अगर बुलंद हो तो कितने भी झंझावातों को, भूकंप को, कितने भी अवरोधों को वो झेल सकती है। अगर यूपीएससी में भी कहते हैं ना कि जिसका बेस बहुत स्ट्रांग है वो यूपीएससी क्रैक कर लेता है आसानी से। बैटिंग में भी आप देखते हैं क्रिकेटर्स, जिसका क्रिकेट का बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, वही परफेक्ट बैट्समैन लंबे समय तक बना रहता है। तो जो भी समाज हमारा है, एक ज्ञात सभ्यता के रूप में, समाज के रूप में, आप इसको कहते हैं कि पिछले 5, 7, 8 हजार वर्षों का है, तो आखिर इतने समय तक यह क्यों बना रहा? इसके समाज शास्त्रीय आधार क्या है? यहां पर हम वो देख रहे हैं क्लासिकल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि जो सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है कि आखिर समाज रूपी संरचना को हमें संस्कृति के अन्य तत्व हैं, जैसे जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो बैलगाड़ी है, जैसे उद्योग धंधे हैं, हल है, जो भी समाज की चीजें वो भी अपनी जगह है, लेकिन समाज को बनाए रखा है किसने, इसकी नींव कैसे मजबूत है, ये आपको समझना है। और यही समाजशास्त्री है कि संदर्भ है कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े रहे। आज भी क्यों किसी परिवार का जो मुखिया है वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर चलने की बात करता है। आज भी कोई पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए करने के लिए क्यों ललायित रहता है, क्यों यह दायित्व बोध उसमें है। आज भी बड़ा भाई क्यों अपने छोटे भाई को संरक्षित रखता है। आज भी कोई अपने मां बाप, अभिभावक को क्यों सम्मान देता है। आज भी कोई अपने धर्म को, ईश्वर को, अपने गुरुजनों को सम्मान क्यों देता है। तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का ही एक मूर्त स्वरूप है, अमूर्त स्वरूप भी है। सामाजिक संबंध अब अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जो सामाजिक संरचना है वो पता चलता है। तो संरचना की जब बात होती है तो संरचना क्या है? एक बाह्य स्ट्रक्चर है। जैसे जब आप मकान बनाते हैं, जमीन खरीद लेते हैं और मकान बनाते हैं तो उसका एक नक्शा बनाते हैं, इसमें यहां ये बाथरूम होगा, यहां किचन होगा, यहां हॉल होगा, यहां डाइनिंग एरिया होगा, बेडरूम। तो जो भारतीय समाज है, पहले हम नींव को समझ रहे हैं और उसी नींव के कारण यह इमारत इतनी बुलंद है कि पिछले 7-8 हजार वर्षों से यह अब तक हिल नहीं पाया है। तो यही हमें समझना, यही समाजशास्त्रीय संदर्भ है। समाज और समाज में लोग क्यों जुड़े हुए हैं। आज भी कोई व्यक्ति क्यों पुत्री के विवाह में अपना योगदान देने को ललायित रहता है। ये समाज आज भी हम क्यों धर्म के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, मूल्य के नाम पर आज भी हम क्यों मर मिटने को उतारू हैं, यही आपको समझना है। तो आप भी मेरे साथ ये दो स्ट्रक्चर बना लें सभी लोग, ये बेसिक है ना। इसी के बाद आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे अच्छे से। तो परंपरागत आधार में दो आधार हम कहते हैं। एक को हम कहते हैं वैचारिक आधार, आइडियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल, दार्शनिक आधार, वैचारिक आधार, शास्त्रीय आधार, तत्व मीमांसीय आधार, है ना। तो पहला हम क्या कहते हैं आधार,
आप इसको कहें वैचारिक, आप इसको कहें दार्शनिक, आप इसको कह सकते हैं तत्वमीमांसीय। तत्वमीमांसी में फिर आपको लगेगा दर्शन आ गया, तो आप दार्शनिक आधार या वैचारिक आधार तक ही सीमित रहें। इंग्लिश में आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल। बेस, यानी भारतीय समाज को बनाए रखने वाले जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? दार्शनिक आधार या वैचारिक आधार, आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेस या बेसिस। और दूसरा क्या है? संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल, जो इसके ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए हैं। तो सेकंड हम कहते हैं सांगठनिक, सांगठनिक आधार, यानी जो भारतीय समाज के मूल पक्षों से आत्मा, ऐसे आप समझें कि ये भारतीय समाज की आत्मा क्या है? इसका दार्शनिक आधार, इसका वैचारिक आधार, और जो इसका अन्य पक्ष है वो है सांगठनिक आधार। जो हजारों साल से जो जुड़ा रहा, हमारा समाज बना रहा, उसमें सब दोनों की भूमिका है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दार्शनिक आधार की। दार्शनिक आधार जिसने भारतीय समाज का लक्ष्य निर्धारित किया कि भारतीय समाज के लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्येय उनका क्या है, वो किस प्रकार अपने जीवन को संचालित करने के लिए आगे बढ़े। और दूसरा क्या है? सांगठनिक आधार, कि जो हिंदू सामाजिक संगठन रहा है अधिकतर भारतीय समाज में, अगर हम देखें तो इस्लाम का आगमन बहुत बाद में हुआ। शुरुआत में हिंदू धर्म आया, और हिंदू धर्म से ही अगर हम कहें तो सेक्ट के रूप में, आप सेक्ट आगे समझ जाएंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो जो भारतीय समाज है मूल रूप से वो हिंदू सामाजिक संगठन के रूप में लंबे समय तक बना रहा। तो यहां पर एक क्या है इसका बेस? दार्शनिक आधार, जिसने भारतीय समाज का दिशा निर्देश दिया, जिसने भारतीय समाज को लक्ष्य प्रदान किया कि लोग यहां पर कैसे जिएंगे, उनके जीवन का उद्देश्य कैसे हो, क्या होगा, वो एक दूसरे से किस प्रकार सामाजिक जीवन का निर्वहन करेंगे। और दूसरा उसका सांगठनिक आधार, कि वो एक दूसरे से कैसे परस्पर जुड़ रहे हैं, उनमें संगठन कैसे, जैसे वर्ण कहते हैं, जैसे आप जाति कहते हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था, विवाह, ये सब सांगठनिक पक्ष है। और एक है दर्शन, तो दोनों ही पक्षों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सांगठनिक मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल बेस या बेसिस। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर एक एक करके हम सब पे आते हैं, दार्शनिक आधार पे और फिर सांगठनिक आधार पे। तो एक हेडिंग आपने बना रखा है भारतीय समाज के परंपरागत आधार। लिखिए उसमें कि मोटे तौर पर भारतीय समाज के परंपरागत आधार को, भारतीय समाज के परंपरागत आधार को दो प्रमुख आधारों में वर्गीकृत किया जाता है, दो प्रमुख आधारों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, वही हुआ, वर्गीकृत किया जाता है। पहला वैचारिक या दार्शनिक आधार, आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेस और बेसिस। और दूसरा सांगठनिक आधार, ऑर्गेनाइजेशनल बेस या बेसिस।
दार्शनिक आधार और दूसरा सांगठनिक आधार। अब चलते हैं, पहले इसको उठाते हैं दार्शनिक आधार को और फिर हम सांगठनिक आधार पर आएंगे। हमारे सिलेबस में यहां से खींच खींच कर टॉपिक तो बना दिया है, लेकिन बेसिक में इसको नहीं लिखा है, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है आपका बच्चों, वो ग्रेजुएशन से ऊपर और एमए दोनों के बीच में कुछ चीजें, वो इंटर की भी चीजों को समाहित किया है। एक प्रकार से इंटर ग्रेजुएशन तो पूरा है और एमए का भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ में लगभग 30% है। यानी हम कह सकते हैं कि बड़ा ही मिक्सअप करके सिलेबस बनाया गया है। तो यूपीएससी ये मानकर चलता है कि कोई बच्चा सोशियोलॉजी ऑप्ट कर रहा है तो कम से कम उसे बेसिक बातें पता है, क्योंकि अगर एक एक चीज डालने लगता तो सिलेबस बहुत लेंदी हो जाता। इसलिए सीधे वो अध्ययन के परिप्रेक्ष्य पर आ गया है और बेसिक गायब कर दिया है। लेकिन आप तभी समझेंगे जब आप इसके आधार को समझें। चलिए, तो पहला एक हेडिंग बनाते हैं, 1 क्या है, दार्शनिक आधार या वैचारिक आधार। वैचारिक आधार। अब जैसे वैचारिक आधार, दार्शनिक आधार में किन बातों पर बल दिया गया? जब हम कहते हैं दर्शन, दर्शन क्या कहते हैं? जीवन जीने का एक तरीका है, जगत से संबंधित जिज्ञासाओं को तो वैचारिक मतलब कि वे आधार जिसने भारतीय समाज को एक लंबे समय तक बनाए रखने में पूर्ण योगदान दिया, जिसने भारतीय समाज के लोगों को दिशा निर्देश दिया कि वे अपने जीवन को कैसे संचालित करें, उनके जीवन में किस चीज की प्राथमिकता होनी चाहिए, उनके लक्ष्य क्या होने चाहिए, कैसे उनमें कर्तव्य बोध होना चाहिए, कैसे वे अपने कर्तव्य बोध का निर्वहन करें। जैसे कोई क्रिकेट है, जैसे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, तो उसका एक दर्शन, उसकी मेथोडोलॉजी है, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। और सांगठनिक आधार, जब टीमें खेलती हैं आईपीएल का मैच, तो जो दर्शन है वो क्रिकेट और क्रिकेट से संबद्ध नियम है। ऐसा नहीं है कि हम आए कहेंगे आप एक ओवर में 6 बॉल नहीं 9 बॉल फेंकेंगे, ऐसा नहीं होगा कि छक्का जोर से मार देंगे तो 9 रन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मूलभूत सिद्धांत जिसके आधार पर यह भारतीय समाज का हजारों साल में परिष्करण हुआ, परिमार्जन हुआ, विकास हुआ, यही क्या है, इसका दार्शनिक आधार है। और दार्शनिक आधार क्या है तो उसके बारे में तो 2 लाइन पहले दार्शनिक आधार के बारे में आप, कई बच्चों के मन में होगी कि है क्या, तो लिखते हैं 2 लाइन लिखिए। भारतीय समाज के दार्शनिक आधारों में भारतीय समाज के दार्शनिक आधारों में उन सिद्धांतों, मूल्यों, उन सिद्धांतों, मूल्यों को सम्मिलित किया गया जिसने भारतीय समाज के लोगों को उन मूल्यों, सिद्धांतों आदि को सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया, जिसने भारतीय समाज के लोगों के जीवन को, भारतीय समाज के लोगों के जीवन को परिष्कृत कर, परिमार्जन कर, विकास कर, डेवलप कर, परिष्कृत कर, उन्हें उनके लक्ष्यों एवं कर्तव्यों से परिचित कराया। परिष्कृत करना मतलब बढ़ाना, फैलाना, विकसित करना। परिष्कृत कर उन्हें उनके जीवन के लक्ष्यों, कर्तव्यों, दायित्व बोधों से परिचित कराया। अर्थात जिनके आधार पर समस्त समाज की
अर्थात जिनके आधार पर समस्त समाज का संस्थागत स्वरूप डेवलप हुआ, विकसित हुआ, संस्थागत स्वरूप विकसित हुआ। संस्था मतलब क्या होता है? नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। जैसे धर्म क्या है जी? संस्था है, जिसके आधार पर भारतीय समाज का संस्थागत स्वरूप डेवलप हुआ। इसमें निम्न शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल हैं, जरा हम इसके बारे में समझते हैं। यानी वैचारिक आधार का मतलब क्या हुआ जी? कि जो व्यक्तियों के जीवन के बारे में उनसे उनको परिचित कराया कि भैया तुम पिता हो तो पिता का क्या धर्म है, तुम गुरु हो तो गुरु का क्या धर्म है, तुम पति हो तो पति का क्या धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का क्या धर्म है, इसके बाद तुम्हें कब क्या कैसे करना है ना। तो दर्शन मतलब जीवन के क्या लक्ष्य हैं, कैसे कर्तव्य बोध आपसे ग्रसित होकर आप कोई भी कार्य करेंगे, कैसे आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपनी सम्यक भूमिका का निर्वहन करेंगे, है ना। तो ये दर्शन है, यही तो समाज का आधार है, तभी तो इसने समाज को इंटैक्ट किए रखा इतने समय तक। तो इसमें क्या क्या शामिल है वैचारिक आधार में अगर हम बात करें तो पहला है धर्म, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है आश्रम, चौथा है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, पांचवा है ऋण तथा यज्ञ, और छठा है संस्कार। जो दार्शनिक आधार है हमारे समाज का, जिस पर विकास हुआ संस्थागत संरचना का, वह क्या है? तो धर्म है, दूसरा क्या है? पुरुषार्थ है, तीसरा आश्रम व्यवस्था है, चौथा कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, नियम। अगला क्या है? ऋण तथा यज्ञ से संबंधित मत, और फिर क्या है? संस्कार। ये हमारे क्या है? जीवन के मौलिक पक्ष को निर्देशित करते, और ये हमारे समाज का दार्शनिक आधार है, वैचारिक आधार है। अब एक एक करके सबके बारे में संक्षेप में समझते चलते हैं। बहुत कुछ आप जानते भी हैं, जैसे पुरुषार्थ, आश्रम, इन सब से आपका परिचय पहले से ही है, तो उनके बारे में सिर्फ चर्चा परिचर्चा करके हम लोग निकल जाएंगे। जैसे धर्म, पूरे भारतीय समाज का अगर बेस कहा जाए तो वो बेस ही क्या है? धर्म है, और इसी पे ये पूरा समाज टिका है। तो धर्म का संदर्भ क्या है? रिलीजन का संक्षेप में यहां पे आप समझ लेंगे। तो नोट कर लिया बच्चों, सभी साथ साथ क्लास के फ्लो में आप पढ़ते चलें। तो एक काम करते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, धर्म जो है उसके बारे में या पुरुषार्थ के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि देखो आज पहली कक्षा है, धीरे धीरे आप सीखें। तो जो नए बच्चे हैं उनके मन में जिज्ञासाएं बहुत होंगी, मुझे पता है, तो यहां तक रखो। धर्म से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, और फिर कल तक पूरा बेसिक पढ़ लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन के परिप्रेक्ष्य पर लैंड करेंगे। यहां तक में जिनके मन में कोई भी जिज्ञासाएं हैं या इस कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो अगले 15-20 मिनट आपके हैं, आप पूछें मेरे से। एक सूचना मैं दे दूं, कल से जो आप नए बच्चे, सबका हमारा टाइमिंग क्या रहेगा? 6:30 बजे, 6:30 से 8:30 आपके ऑप्शनल का टाइम रहेगा। मंडे टू फ्राइडे चलता है, अगर मुझे लगे तो सैटरडे रिजर्व डे रहता है, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेता हूं। तो मंडे टू फ्राइडे तो मस्ट है, सैटरडे भी मानकर चलें होगी। तो यहां तक में नए बच्चे वैचारिक आधार क्या है इसको कल हम लोग समझेंगे। आप एक काम करेंगे, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेंगे ई पाठशाला ऐप करके,
और उस पे भारतीय समाज एक बार पढ़ कर आएंगे। वैसे आपकी सुविधा के लिए नोट्स भी, तो नोट्स में बेसिक नहीं डालते हम लोग, है ना, पहला दूसरा तीसरा 2-3 यूनिट में अपलोड करवा दूंगा, है ना। नए बच्चे कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछिए, आपको इस सिलेबस, इस प्रोग्राम, कहीं पे भी कुछ पूछना हो पूछिए। और एक बात का कल से ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मैं आपसे कनेक्ट होता हूं। अननेसेसरी आप फालतू में बहुत कमेंट करेंगे तो फिर सीरियस क्लास नहीं हो पाएगी। तो जितनी भी जिज्ञासाएं आप लिखकर एक साइड में रफ पर रखें, लास्ट में चलते वक्त आप जितनी 1000 सवाल 2000 पूछ लें आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो जरा कमेंट कम करना है ना, और अगर डाउट है तो लास्ट में आप पूछ लें। 6:30 से कल से आपकी क्लास लगातार चलेगी। हर क्लास के अननोन जो भी है, जब क्लास के पैटर्न पे आओगे तो देखोगे पहले ही मैं सारा क्वेश्चन ले आता हूं। नहीं, और राजू कुमार आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मेरे साथ आए हो तो आपको अतिरिक्त नहीं पढ़ना होगा। अगर आपका मन करता हो, है ना, तो वो आप चाहे तो एनसीईआरटी ओल्ड भी भारतीय समाज पूछ सकते हैं, पिछले 5000 सालों से बना हुआ है। उत्पत्ति के क्रम में पीछे क्यों रहा, अध्ययन में भी। उत्पत्ति के क्रम में मतलब नहीं समझा, अध्ययन में भी मतलब पूरे। हाँ, पूजा वानखड़े 6:30 टाइमिंग। उत्पत्ति के क्रम में पीछे का है, कोई लक्ष्यवीर, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन फिर भी करता है किताब ही पढ़ना है तो इग्नू ग्रेजुएशन और एमए दोनों आप पढ़ सकते हो एडिशनल। हाँ मिलेगा हर्षित, बिल्कुल डीएमपी मिलता है हर क्लास में। क्लास नोट्स अपलोडेड रहेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जिस जहां जो होता है प्रोबेबल क्वेश्चन मैं बता देता हूं, है ना, तो वो चलेगा। देखो मेरे नए बच्चे जितने भी, अभी आप 1 सप्ताह 10 दिन, जब तक मुझे आप नहीं जानोगे और मैं भी आपको नहीं जानूंगा तब तक बातें नहीं बनेगी, है ना। तो जितनी भी चीजें कही गई है वो वही बातें हैं जो होती है। कोई अलग से वैष्णवी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। सोशियोलॉजी की उत्पत्ति यूरोप में क्यों पढ़ते हैं वो बताएंगे, इंडियन सोसाइटी यहां पर क्यों सोशियोलॉजी बाद में आया, क्यों आया ये भी बताएंगे, क्यों इंडोलॉजी आया, आखिर क्या था, है ना, तो वो सब बताएंगे धीरे धीरे। पहले ही टॉपिक में संजू इस सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको। क्लास के एंड में आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना है। जिसको लगता है, जिनको लगता है कि मेरा क्लास नोट जब आप देखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपको लगता है कि कुछ फुटनोट्स बना लें, कुछ माइंड मैप बना लें, तो आप वो सब एडिशनल कर सकते हैं। कुछ करंट अपडेटेड आप अपने से, तो वो तो आपका डोमेन है, आप वहां कर सकते हैं, है ना। तो क्लास नोट्स आप प्रिंट आउट ले लें, उसमें एक पेज खाली रखें, जो भी अपडेशन है, जहां भी एड ऑन होगा आप करते चलें, है ना। सभी बच्चे, क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? 6:30 बजे। हाँ पूछिए नितिका। अगर आज हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, जैसे मैं 1-2 एनसीईआरटी 1-2 किताब लिख दूं, और अगर चाहते हो पढ़ना आप, एक ओल्ड एनसीईआरटी पुरानी वाली जो है वो आपको जेरोक्स मिल जाएगी। नाम ही क्या है उसका, किताब का नाम ही है भारतीय समाज, और इसके राइटर एनसीईआरटी के हैं केएल शर्मा। बहुत शानदार किताब ये लिखी गई है। मुखर्जी नगर, कटरा, देश के जिस भी सेंटर से आप हैं, है ना, वहां पर आपको ये किताब जीरोक्स मिल जाएगी। आप चाहें तो एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट की एक पतली सी किताब आती है भारतीय समाज, है ना, बहुत मुश्किल से 100-150 पेज भी नहीं होगा। हाँ पीडीएफ मिलेगा राजू, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो पीडीएफ मिलेगा। क्लास नोट्स पूरा मिल जाएगा आपको, पूरे यूनिट का ही। जो लिखवाता हूं वो लिखवाने का काम कम, है ना। करंट अफेयर से रिलेट होता है,
जैसे कास्ट सिस्टम है, सांप्रदायिकता है, धर्म है, राजनीति और समाज है। पेपर 1 में करंट का स्कोप लिमिटेड है लक्षवीर। पेपर 2 में आप 20% करंट कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी ने अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से करंट बेस्ड सवाल कम है, उससे पहले 4 साल बहुत करंट बेस्ड सवाल बना दिए। लगता ही नहीं था सोशियोलॉजी का सवाल है, लगता था जीएस का सवाल है। तो हम करंट जहां जुड़ेगा, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो आप वहां हम लोग उसको जोड़ लेंगे, क्लब करके पढ़ेंगे। पेपर 2 में स्कोप है करंट का, बट ये नहीं है कि करंट इकोनॉमिक्स वाली बात। यहां 20 to 30% जो है टॉपिक, उसमें आप करंट अपडेटेड कर सकते हैं। जैसे मान लो औद्योगिक वर्ग संरचना है, मध्यम वर्ग है, नगरीकरण है, औद्योगिकीकरण के अलावा मान लो सांप्रदायिकता है, विकास का संकट है। ये डिपेंड करता है निराला जी आपकी क्षमता और मेहनत और आपकी निष्ठा पर। अगर क्लास के अलावा 2 घंटा आप अतिरिक्त देते हैं, करंट बेस थोड़े अवेयर, देखो सब कुछ टीचर ही नहीं करेगा, तो आप हिंदी माध्यम में 300, 310, 15 तक आप ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। इधर उधर की बातों पर नहीं जाना है ना। और गिरे से गिरे स्थिति में 270, 80, और 270, 80 भी आज के समय में अगर कोई ऑप्शनल दे रहा है तो वो खराब नहीं है। अब अगर आप कितना क्रिएटिव आप हो सकते हैं, कितना आप उसमें करंट ऐड कर सकते हैं, कितना फोटो फाटो, कितना डायग्राम, कितना चार्ट, ये सब देखो। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, नॉलेज वहां सेकेंडरी होता है, प्रेजेंटेशन का गेम है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जानकारी कम है, और बहुत सारे गंभीर पुराने पीएचडी किए हुए बच्चे ऐसे हैं जिनकी जानकारी बहुत है, लेकिन लेखन शैली, प्रेजेंटेशन स्किल, ये डिपेंड करता है। तो राइटिंग स्किल एक आर्ट है ना। अब पहले ही दिन में आंसर राइटिंग के लिए थोड़ी बता दूंगा, धीरे धीरे आपको लिखते चलना है, सब बातें एक एक करके होगी, है ना। पहले ही दिन सारी बातें थोड़ी हो जाएगी अननोन। पहले तो अननोन नाम ठीक नहीं लगता, अपना नाम लिख लो, है ना। नहीं नाम लिखना चाहते हो कुछ कोड लिख, अननोन बड़ा ही टिपिकल लगता है ना। तो चलिए, आज आपको स्टार्ट हमने किया है, कल हम लोग दार्शनिक आयाम पर आएंगे, और इसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी केएल शर्मा। आप अगर मुखर्जी नगर के आसपास, राजेंद्र नगर, लखनऊ, इंदौर, जबलपुर, यहां अगर इन सेंटर से है तो वहां पर आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी पुरानी, बहुत शानदार एनसीईआरटी है केएल शर्मा की। और अगर नहीं मिलती है तो नई वाली एनसीईआरटी भी आप पेपर 2 के लिए आप भारतीय समाज पढ़ लेना पहले। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट है इसका फुल फॉर्म। एनबीटी का मतलब क्या हुआ? नेशनल बुक ट्रस्ट। इसकी किताब आती है, श्यामा चरण दुबे राइटर हैं इसके, उनकी एक पतली सी किताब आती है भारतीय समाज, बड़ी अच्छी किताब है ना। तो चलिए देखो बच्चों, एक चीज मैं बता दूं आप सबको, मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन के मामले में स्ट्रिक्ट हूं, है ना। मैं आपको पहले ही क्लास में कहता हूं, मेरे क्लास में हंसी मजाक, अगर एंटरटेन करना, अगर ये सब आप उम्मीद करते हैं तो मैं उम्मीद पर आपके खड़े नहीं उतरने वाला। जो भी क्लासेस होंगी, हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, हम लोग जो है फालतू इधर उधर हक जो है ना तामझाम नहीं करते, भौकाल टाइप से नहीं बनाते। जो भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, जेन्युइन पढ़ाते हैं। कमेंटबाजी, डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर दिक्कत आती है मेरी क्लास में। अगर आप अनुशासित हैं, जितने सवाल पूछ रहे उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, अब क्वेश्चन लिख तो दिया, बट उसका मटेरियल सब्सटेंस क्या है, ये भी तो नीतिका बात डिपेंड करता है ना, कि क्वेश्चन के पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया कि नहीं, जो भी चीजें हैं। तो आंसर राइटिंग बहुत अलग तरीका है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा आपको डे 1 से। नहीं रहते हम, बाहर कहीं रहते, जब रहेंगे वहां पर तो मिल जाएंगे आपको। चलिए राजू कुमार, ठीक है बच्चों, किसी और की कोई क्वेरी है तो पूछो, जेन्युइन क्वेरी है तो पूछो। चलते चलते किसी को कोई डाउट है? 6:30 टाइमिंग रहेगी, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है।
नए बच्चे कोई डाउट बताओ। चलिए ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर राइटिंग शुरू कर दूं? अभी रुक जाओ हर्षित त्रिपाठी, बताऊंगा, पहले 2-4 क्लास होने दो फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग 6:30 बजे भारतीय समाज के परंपरागत आधारों से स्टार्ट करेंगे। कल बेसिक आपको पूरा बता दूंगा, है ना। टॉपर कोई मंगल ग्रह से वीएस नहीं आते, आप में भी वो क्षमता है, यही तो है, हम इसी चीज में घूमते रहते हैं इधर उधर। जो बच्चा टॉप कर जाता है वो मंगल ग्रह से अभी अभी नहीं आया है, 100 GB रैम नहीं है ना, वो भी आम है, लेकिन वो सिंसियर है, चीजों को मेहनत करता है, वो रोज रात को सोने से पहले 2-4 आंसर की फॉर्मेटिंग करता है, लिखता है, मेहनत से भागता नहीं है। यहां तो जब मैं कहता हूं कि रोज 2 आंसर लिखो, लिख ही नहीं पाते बच्चे। तो जो टॉपर हैं वो कोई मंगल ग्रह से बहुत जीनियस नहीं आ जाते हैं, हाँ उनका तरीका आपसे थोड़ा डिफरेंट है, जो तो आप भी खुद टॉपर बन सकते हैं, है ना। किसी की कॉपी क्यों देखना, ऐसा थोड़ी कि टॉपर ने खुद से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिखा, नोट्स उसने पहली बार जीवन में, वो भी हम ही लोग या अन्य जो टीचर है उन्हीं के मैटर से पढ़ता, हाँ चीजें प्रॉपर वो कर पाता है, चीजों को वेल ऑर्गेनाइज कर पाता है, स्मार्ट वर्क करता है हार्ड वर्क के अलावा भी। तो टॉपर टॉपर ये सब की, हाँ ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। कौन है ये, वैष्णवी जी, बिल्कुल 2 पेपर 250 नंबर का, ये भी बताना पड़ेगा मुझे, 2 पेपर होते हैं, है ना। आंसर राइटिंग में क्लास में ही 2-4 क्वेश्चन के फॉर्मेट बताता रहता हूं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 पेपर होते हैं वैष्णवी, 250 का पहला पेपर और 250 का दूसरा पेपर, 500 टोटल मार्क्स होते हैं ऑप्शनल में, 1000 नंबर के जीएस, 500 के ऑप्शनल, 250 के निबंध, 1750 का आपका मुख्य परीक्षा होता है, इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग अलग होता है। चलिए ठीक है बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं 6:30 बजे, बाय बाय, टेक केयर।